नशा आदत हर खबर की। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। बीजेपी बहुत ज्यादा शातिर तरीके से काम करती रही है। बीजेपी का अंदाज देखिए कि वो नए नए तरीके निकाल करके विपक्ष को मात देती रही है। अब मैं यहां ये कहूं कि मैं बीजेपी की तारीफ कर रही हूं तो भाई मैं बता दूं, निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं हम और दोनों ही तरफ की बात बताते हैं हम। तो यहां पर दरअसल बीजेपी जो करती थी, अब उसने सामने वाली पार्टियों को भी अपनी तरह से मैच्योर कर दिया है और ये तमाम तरह के साम दाम दंड भेद सीखने के लिए और उस पर काम करने के लिए मजबूर कर दिया है। दरअसल मैं बात सीधी आपको बताती हूं होने क्या वाला है। यहां पर जहां बीजेपी अभी तक तमाम धीरे धीरे करके पार्टियों के साथ में अपने लोग कई बार प्लांट करती थी, अंदर खाने से पूरी डिटेलिंग निकालती थी और उसके आधार पर आगे काम करती थी और बीजेपी के गुर्गे काफ़ी जगह पर मौजूद रहे हैं। इसी तरह से बाकी पार्टियां जो हैं अपने खुफिया लोगों को कहां कैसे लगाएं, इस पर एक बड़ा सवाल उठता है। दरअसल अब विपक्ष के कई लोग जो कि इंडिया अलायंस में थे, अब जैसे वो बीजेपी में जा रहे हैं, इसे आप ध्यान से समझिएगा। क्या वाकई में बीजेपी इन सब पर विश्वास कर सकती है? बीजेपी इनको अपने साथ में लाकर कहीं अपना नुकसान तो नहीं कर रही है? कहीं ये तमाम लोग जो इन्होंने एक इंडिया अलायंस की बड़ी मीटिंग की और सारी चीजें की, क्या ये इतनी खोखली थी मीटिंग? उस तस्वीर को आप देखिए जिसमें सब के सब लोग मौजूद थे, क्या इतनी जल्दी टूटने के लिए साथ जुड़े थे? ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन अगर ये टूटती हुई तस्वीर दिख रही है कहीं पर, तो उसके पीछे की कहानी क्या है? बीजेपी को बीजेपी की ही चाल से मात दी जा रही है, ऐसा बहुत हद तक मुमकिन है। सब जानते हैं कि इस चुनाव में कितनी बड़ी तैयारी उन्हें करनी पड़ेगी, क्योंकि बीजेपी को आप पैसों से नहीं हरा पाएंगे, बीजेपी को आप जनता के एक कार्यकर्ताओं की स्ट्रेंथ से नहीं हरा पाएंगे। जनता का मैंडेट अगर आपके साथ भी है तो उस मैंडेट को मशीनों के द्वारा पूरी कैलकुलेशन तक ले जाने की पूरी प्रक्रिया से आप नहीं हरा पाएंगे, पूरी मशीनरी से आप नहीं हरा पाएंगे। तो अब क्या करना होगा? यहां पर वही किया जा रहा है। आपको वो कहानी याद है जब रामायण में भगवान राम जो हैं वो रावण से लड़ने के लिए जाते हैं और फिर वहां पर विभीषण मिलता है और विभीषण की ही इनपुट से कैसे उन्होंने रावण को मौत के घाट उतार दिया था। अब उनको पराजय देने के लिए उन्होंने कहीं ना कहीं अंदर से एक विभीषण चुना। विभीषण आज की तारीख में बहुत है, लेकिन उन्हें विभीषण कहा जाए या फिर स्मार्ट प्लेयर कहा जाए, आज ये सोचने की जरूरत है। आप ये समझ लीजिए कि अगर आज की तारीख में बीजेपी के पास सामने से काफी इनपुट लाने के तरीके हैं, तो विपक्ष भी यहां पर मुंह बंद कर नहीं बैठा है। विपक्ष ने भी इस तरह की तैयारी कर ली है कि बीजेपी को खुद नहीं पता चलेगा कि किन लोगों को वो अपने साथ ले रही है और वो कितने उनके साथ में चलने वाले हैं। पता नहीं चुनाव के बाद में जब पूरा गणित सामने निकल के आएगा तो कौन किसके साथ जाता है। इस बार का चुनाव बहुत ज्यादा अप्रत्याशित है, ये समझ लीजिए। जितने लोग चुनाव से पहले इधर उधर हो रहे हैं वो चुनाव के बाद भी उतनी तेजी से इधर उधर हो जाएंगे, ये आप जान लीजिए। तो बीजेपी के लिए ये प्लान जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल भरा सामने आ सकता है। बीजेपी के लिए यहां पर मुश्किल इस स्तर पर हो सकती है कि जहां वो अपने नंबर बढ़ाना चाह रही है, जहां वो इसके आगे बढ़ना चाह रही है, कहीं ऐसा ना हो कि वो अपनी इसी चाल को, अपनी इसी स्पीड को खुद ही कमजोर कर दे, क्योंकि बीजेपी के ही तरीकों पर अब विपक्ष की रणनीति बन रही है। इसे आप समझ लीजिए। यहां पर जितने भी लोग इस वक्त जा रहे हैं, नीतीश जिन्होंने गठबंधन की अगुवाई की थी, वो सबसे पहले बिहार में चले गए बीजेपी के साथ। अब अंदर की कहानी क्या है, बाहर की क्या है और आगे आने वाली कहानी क्या है, इस पर आप क्या यकीन कर पाएंगे? क्योंकि कोई भी कभी भी कहीं भी जा सकता है। अगर यहां पर मैंडेट में डिफरेंस हुआ तो आप समझ लीजिए बीजेपी के लिए काफी मुश्किल भरे दिन आ सकते हैं। बीजेपी यहां पर अपने भी लोगों से भी ज्यादा इस वक्त विपक्ष के लोगों पर आधारित होती जा रही है। विपक्ष के आधार पर अगर बीजेपी सरकार बना लेती है तो बीजेपी यहां पर एक बीमार स्थिति में पहुंच जाएगी। वो ऐसे कि बीजेपी अगर इनके ही गणित पर खड़ी होगी तो ये गणित कभी भी इनसे हट सकता है। आप इस बात को ध्यान से समझ लीजिए। कैसे बीजेपी अपनी सरकार बनाकर 24 के इस चुनाव में आगे बढ़ेगी, ये सोचने की बात है। अगर बीजेपी इतनी मजबूत है और जनता उन्हें वापस लाना चाहती है तो फिर इतनी जोड़ तोड़ की जरूरत क्यों पड़ रही है? और अगर आप अकेले अपने नंबर पर पास हो सकते हैं तो फिर जाकर पेपर दीजिए और पास हो जाइए। आपको किसी की मदद की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आप मदद से जाएंगे तो ये मान लीजिए कि उसके बाद में रिजल्ट भी साझा होगा। आइए बात करते हैं वरिष्ठ पत्रकार से और समझते हैं कि
ये पूरा गणित किस तरह से बीजेपी जो आज सोच रही है कि उसे मजबूत करने वाला है, वो कब बीजेपी को खोखला कर जाएगा? मुकेश जी, आपको क्या लगता है कि यहाँ पर अगर जितने भी गठबंधन के जो पार्टियां हैं जो टूट करके अब बीजेपी की तरफ जा रही हैं, कल जब चुनाव के परिणाम निकल के आएंगे और पता लगता है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता है, तो क्या गारंटी है इन तमाम दलों की कि वो वहां पर भी टिक जाएंगे? क्योंकि जो 4 दिन के लिए अगर यहाँ नहीं टिके गठबंधन में, तो अपना फायदा देखते हुए तो फटाफट वो नेगोशिएट करेंगे इन सब चीजों को लेकर। देखिए, इस पर मैं पॉलिटिकल एक मुहावरा है और वो सटीक बैठता है, वो ये कि आप एक नदी को कभी भी दोबारा पार नहीं करते हैं। और उसका मतलब ये है कि जिस नदी को आप एक बार पार करते हैं वो सारा पानी बह चुका होता है, फिर वो दूसरा आता है। गठबंधन की राजनीति के बारे में यही कहा जाता है कि कोई भी गठबंधन परमानेंट नहीं होता। जो भी गठबंधन बनता है वो हर बार नया होता है। और वो एनडीए और यूपीए और वाम दलों के गठबंधन या जितने भी बनते रहे हैं, उनके बारे में सच है, क्योंकि वो हर बार एक नया गठबंधन होता है। उसमें नई पार्टियां होती हैं, नया उनका डिमांड होती हैं और किसी भी ढंग से वो एक नया कोलैबोरेशन होता है। और गोविंदाचार्य अक्सर कहा करते हैं कि गठबंधन बनाकर आप लोगों की चॉइस को सीमित करते हैं। बहुत सारा समाजवादी पार्टी का वोटर है जो समाजवादी पार्टी को वोट देना चाहता है, लेकिन अगर सीट कांग्रेस को चली गई तो वो मजबूरी में कांग्रेस को अपना वोट देता है। इसी तरह से एनडीए का वोटर है, अगर बीजेपी का वोटर है, वो आरएलडी को वोट नहीं करना चाहता, लेकिन जब आरएलडी का ही कैंडिडेट उसको उपलब्ध होगा तब आप उसको वोट देना पड़ेगा। तो यू आर लिमिटिंग द चॉइस ऑफ योर वोटर। इसी वजह से जो गठबंधन होने चाहिए थे, हालांकि ये अब आज का नॉर्म है, गठबंधन अक्सर तब होने चाहिए जब आप सत्ता में ना आ पाए अपने बल पर और उसकी एक मजबूरी हो और आपको दूसरी पार्टियों का साथ लेना पड़े। लेकिन अब चूंकि गठबंधन का पालन भी करते हैं, नहीं भी आए तब भी हमारी फुल मेजोरिटी आ गई तब भी मुझे सत्ता में ले लेना है। इस समय के गठबंधन की ब्यूटी या मजेदार बात यह है कि बहुत सारे बीजेपी ने ऐसे लोग जुगाड़ लिए हैं अपने साथ जिनका आज का नहीं कल का भरोसा नहीं, आज का और एक मिनट का भरोसा नहीं है। जो कल इंडिया गठबंधन के अगुवा थे, संयोजक बनने की इच्छा रखते थे, वो इस समय बीजेपी के साथ। और इसीलिए तेजस्वी यादव ने पूछा था कि मोदी एक गारंटी दे दें कि नीतीश कुमार उनके साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे। मोदी की सारी गारंटी फेल हो जाएंगी वहां पर आकर। तो अगर वो सारी गारंटी फेल हो सकती है और नीतीश कुमार अलग हो सकते हैं, फिर जेडीयू बीजेपी का वोट लेके अलग हो सकते हैं, तो इसका क्या भरोसा है आपको? तो चुनाव के परिणामों के बाद भी क्या गारंटी है? अगर आज की स्थिति में जो 360 पार, 370 पार, 300, 350 पार, 300 पार, 400 पार में है, तब तो फिर ये हमारे लिए चर्चा फिजूल है। लेकिन अगर कहीं ना कहीं एकदम से बात फंसी नजर आई कि जब दोनों ही गठबंधन इस स्थिति में हो कि 10 सीटें इधर 20 सीटें उधर होगी तो सरकार बदलने का कुछ अंदेशा होगा, तब ये जो बीजेपी ने अपने साथ जो कुनबा जोड़े हैं, इनका कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि आरएलडी का रिकॉर्ड देख लो, जेडीयू का रिकॉर्ड देख लो, जेडीएस का रिकॉर्ड देख लीजिए, टीडीपी का कुछ कहना नहीं है, तो ये लोग कहीं भी जा सकते हैं और जाना चाहिए भी। उसमें कोई गलती मुझे पॉलिटिकल नजर नहीं आती, कॉम्बिनेशन है। तो बीजेपी ऐसी चाल क्यों चल रही है कि कहीं भी जा सकते हैं वाले लोगों को अपने साथ शामिल कर रही है? अक्सर जो कॉन्फिडेंट ओवर कॉन्फिडेंट पार्टियां होती हैं वो अक्सर ऐसी चाल नहीं चलती हैं, वो बस जो चलता है सामने अपने आप चल पड़ती हैं। दोपहर ही मेरा खड़गे जिससे थोड़ा सा बातचीत चल रही थी, वो बड़े लाइटर मूड में बैठे हुए थे और बोले कि अभी हमारी मोदी जी से भी बात चल रही थी, हम लोग पार्लियामेंट के कक्ष में बैठे हुए थे, तो मैंने उनसे पूछा कि आपका कितना मोटा पेट है, कितने लोगों को अपने में समाओगे? तो करीब मोदी जी हंसने लगे, बोले हमारा पेट की बात नहीं है, लोग हमारे पेट में समाते जा रहे हैं, तो हम क्या करें? तो मुझे लगता है कि ये एक अनवाइज काम भी सत्तारूढ़ या सशक्त पार्टियां करती हैं और ये जरूरी नहीं है कि जो कुछ हो रहा हो वो बहुत विवेक से ही हो रहा हो।
तो यानी कि आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी उनको नहीं ला रही है, कुछ लोग खुद भी चले आ रहे हैं, अब ये इसके पीछे कोई और रणनीति भी हो सकती है? एक दूसरा आपको स्टेटमेंट दे देता हूँ। अरविंद केजरीवाल वहां पर उनके पास बैठे हुए थे, वो बोले थे कि अगर पीएमएलए खत्म कर दें और ईडी को हटा दें सीन से, तो जितने लोग बीजेपी ने जोड़े हैं उसमें से लगभग आधे लोग भाग जाएंगे। ये ग्लू है। तो मतलब दबाव में लोग खुद जा रहे हैं वहां पर अपने बचाव के लिए, डर से। पॉलिटिक्स दबाव का नाम है, लालच का नाम है, सुविधाओं का नाम है, सत्ता से जुड़ने का तो है ही। कोई ऐसा थोड़ी है कि बहुत प्रेम है। ये प्रेम भी परिवारों में कहाँ होते हैं, ये तो पार्टियां हैं। हर एक के लालच है, लालच नहीं है तो भय है, भय नहीं है तो साम है, दाम है, दंड है, भेद है। इन वजह से है। पिछली बार 303 का आंकड़ा पार करने वाली बीजेपी के लिए इस बार इतनी गठजोड़ की जरूरत क्यों पड़ रही है? अगर वाकई में ये तमाम गठजोड़ वाले दल जो हैं ये बाद में जाके इनके लिए खुद पलट जाते हैं, तो क्या इनका आंकड़ा उससे नीचे गिर जाएगा? क्योंकि तो 400 पार ये खुद हमारे लिए हैरानी की, मेरे लिए हैरानी की बात है। आप इतनी मजबूत हालत में हैं, इतना सब कुछ है आपके पास, तो क्यों जयंत चौधरी को 3 सीटें 4 सीटें के लिए, या जो कमलनाथ हैं जो अभी चुनाव हारे हैं आपसे, क्यों उनको लाने की कवायद है? क्यों नवजोत सिद्धू को लाने की कवायद है, जो मैवरिक माने जाते हैं? कल पता नहीं कौन से बैटिंग एंड पर खड़े दिखाई दें। हाँ। लेकिन मैंने कहा ना कि होशियार होना या बहुत स्ट्रैटेजिक होना ये जरूरी नहीं है कि आप हमेशा हो। कुछ लोगों को लाया जा रहा है, कुछ की बहुत ज्यादा अफवाह भी उड़ रही है, लेकिन क्या वाकई में इस तरह की स्ट्रैटेजी काम आती है? क्योंकि अगर कॉन्क्रीट लेवल पे, फिर मैं एक बात उसी चीज पर आ रही हूँ कि कॉन्क्रीट लेवल पे अगर देखा जाए और कल आपके साथ जो लोग जुड़ रहे हैं उनकी तादाद ज्यादा बढ़ जाती है, जो दबाव में आए हो या फिर किसी तरह से गठबंधन करके आपके साथ आए हो, जो आपके विचार से कम मेल नहीं खाते हैं, और वो कभी भी अगर इससे बैक कर जाते हैं, हट जाते हैं, पीछे हट जाते हैं चुनाव के परिणाम आने के बाद इस पूरी सिनारियो से, तो क्या बीजेपी अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी नहीं मारेगी? ऑफ कोर्स क्यों नहीं मारी। और क्यों अगर आपके पास किसी भी दल को ये पता चला कि अब इनके पास वो सत्ता नहीं है, वो भय नहीं है, तो जो भय से आए थे वो भाग जाएंगे, जो 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 भेद से आए थे वो भाग जाएंगे। ठीक है, तो सिर्फ वही रहेंगे ना जो आपके हैं, जो संघ से आए हैं, जो वर्षों तक आपकी पार्टी के कैडर के हिस्सा रहे हैं। और अगर इस उम्र में कमलनाथ जो केंद्रीय मंत्री, चीफ मिनिस्टर सब कुछ रह चुके हैं, वो आपके पास चले आ रहे हैं, तो आपको खुद सोचना चाहिए कि हम कितना बैगेज ढोने की तैयारी में हैं। ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर के यहाँ पर कोई गारंटी नहीं है बीजेपी जो प्लान बना रही है उसको लेकर के आगे वो उतना ही मजबूत प्लान रहेगा। हो सकता है ये प्लान बीजेपी को खुद बड़ा नुकसान कर जाए आगे, क्योंकि बीजेपी इतनी ज्यादा कंप्लीट प्लान को प्रूफ करके चल रही है या फिर एक एक्सपेरिमेंट लेवल पर ही चल रही है? आखिरी सवाल है मुकेश जी। दरअसल हम लोग कभी कभी ज्यादा सोच लेते हैं कि बहुत बहुत सोचते होंगे, बहुत गणित लगाते होंगे, ऐसा है नहीं। कभी कभी हम लोग इतने मद में होते हैं सत्ता के कि लगता है कि जो कुछ हो रहा है हम देख लेंगे, और जब आप इस हालत में होते हैं कि देख लेंगे, तब शायद उतना सोचते नहीं है। और ये गलतियां इंदिरा गांधी ने भी की हैं, राजीव गांधी ने भी की हैं, इनको भी करने का हक है। ठीक है, यानी कि गलतियां करेंगे फिर उसके बाद पता चलेगा कि हाँ ठीक है उन्होंने कौन सी गलती की है। पॉलिटिक्स में गलतियां हर कोई करता है, क्योंकि पॉलिटिक्स इज ऑलवेज वेरी अर्जेंट एंड वेरी लोकल। तो मतलब इन तमाम चीजों को साथ लाने की गलती कर रही है बीजेपी, ये तो तय हो गया है स्थिति में, यानी कि। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।